हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जम्मू कश्मीर पीसीएस 2021 का जो पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पेपर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं डिस्कस। हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन आया था आपको पॉलिटिकल थिंकर के ऊपर, ये 26 क्वेश्चन नंबर है। राइट्स के ऊपर क्वेश्चन था और ये कहा गया कि राइट्स जो हैं वो एज अ पावर जरूरी होते हैं। अगर कोई आदमी अपनी वोकेशंस को एज अ मॉरल बीइंग फुलफिल करना चाहता है तो वो केवल राइट्स के थ्रू कर सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने ये स्टेटमेंट कहीं पढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होता डायरेक्टली। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी था। टीएच ग्रीन ने राइट्स के ऊपर ये स्टेटमेंट दी थी और इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स उन्होंने बहुत ही अच्छे डॉक्यूमेंट में अपने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक पॉलिटी का क्वेश्चन था, गवर्नर के बारे में। आपको इसके रेफरेंस में वीडियो मिल जाएगा स्टडी आईक्यू के चैनल पे, जो पूरी सीरीज कवर हुई है इंडियन पॉलिटी की बाय द अमित सर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने गवर्नर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, तो आपको करेक्ट पूछा गया है। वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना था। अब देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट की होती है वो गवर्नर के पास होती है। जैसे सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, वैसे ही स्टेट की होती है गवर्नर के पास। फर्स्ट पॉइंट सही है। सेकंड है कि 35 साल की उम्र होनी चाहिए गवर्नर की, ये भी पॉइंट सही है। थर्ड है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर अपनी पावर को होल्ड कर सकते हैं, अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पॉइंट भी आपका सही है। 1 2 3 सही हो गए। अब फोर्थ देखते हैं कि ग्राउंड जो है इनके रिमूवल का वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 3 और 4 दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, क्योंकि थर्ड कह रही है कि प्रेसिडेंट के हिसाब से ऑफिस होल्ड करेंगे, जब प्रेसिडेंट चाहेंगे इन्हें रिमूव कर पाएंगे। फोर्थ कह रही है कि इनके रिमूवल के सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फोर्थ पॉइंट गलत है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट के ही पास सारी पावर है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा, यही लिखा है कि प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होगी। तो 1 2 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ इज इनकरेक्ट। ठीक है, अगर आप सिर्फ फोर्थ ऑप्शन सीधा पढ़ते, नीचे से ऑप्शन पढ़ना शुरू करते, तो फोर्थ ऑप्शन को हटाते ही आप सीधा अपने सही आंसर पे पहुंच जाते। दैट इज आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के ऊपर था। अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं उसके बारे में था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक का ही है। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि एक दो अगर आपको अमेंडमेंट पता होती तो आप कर लेते। अब देखिए, हर एक अमेंडमेंट आप याद नहीं कर सकते, लेकिन 73rd और 74th अमेंडमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर अलग से चैप्टर्स भी आपको बुक्स में मिलेंगे। ठीक है, तो हम सीधा इसी से स्टार्ट करते हैं। 73rd अमेंडमेंट आपको पता है पंचायती राज की होती है, सपोज सिर्फ मुझे यही पता है, तो बी आपका 3 के साथ मैच कर दीजिए। अब बी आपका 3 के साथ मैच कहाँ हो रहा है? इन 2 पॉइंट्स में, बाकी सबको हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जाइए 52nd अमेंडमेंट के ऊपर, क्योंकि 52nd अमेंडमेंट भी आपकी जो है एंटी डिफेक्शन के ऊपर है, इसके लिए भी अलग से चैप्टर है और एनसीईआरटी में भी इसको कवर किया गया है अच्छे से। ये अमेंडमेंट आपका डिफेक्शन के ऊपर है, तो ए का आपका मैच हो गया 4 के साथ। अब ए 4 के साथ मैच कहाँ हो रहा है? केवल ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर आपका सीधा सीधा आ गया, क्योंकि 1 और 4 तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। तो आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा, बचे हुए आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। फॉर द जनरल नॉलेज हम देख लेते हैं कि 61st अमेंडमेंट क्या था। इसके तहत आपकी वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 साल कर दी गई थी घटा के। 86th अमेंडमेंट के अंडर आपको राइट टू एजुकेशन दिया गया था। आते हैं 29th क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? नॉट करेक्ट। अंडरलाइन कर लीजिए, नॉट करेक्ट पूछा गया है। पॉकेट वीटो होती है प्रेसिडेंट के पास, पॉकेट वीटो की पावर के बारे में ये क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप ऑफ वीटो होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो होती है, सस्पेंसिव वीटो होती है, क्वालिफाइड वीटो होती है, तो पॉकेट वीटो भी एक टाइप है। ठीक है, आपको नॉट करेक्ट बताना था। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो मनी बिल को अपना असेंट दे सकते हैं या फिर विद होल्ड कर सकते हैं उस असेंट को, लेकिन वो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते पार्लियामेंट को फॉर द रिकंसिडरेशन। ओके,
पॉकेट वीटो की डेफिनेशन एक्चुअल में यही होती है कि आप अपनी पॉकेट में उस बिल को डाल के रख लिया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। बी है कि प्रेसिडेंट ना तो रिजेक्ट कर सकते हैं, ना रेटिफाई कर सकते हैं, ना ही रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और बिल को क्या कर सकते हैं, पेंडिंग रख सकते हैं, ठीक है। पेंडिंग, ये देखिए डेफिनेशन सबसे अप्रोप्रिएट आ गई ना, पॉकेट में डाल के रख लिया, कोई एक्शन लिया ही नहीं, ठीक है। मतलब ये मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन बनी। फर्स्ट डेफिनेशन में क्या है कि वो असेंट दे सकते हैं या फिर विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन बी में ये बोला कि उन्हें सोचना ही नहीं है उस बिल के बारे में, उन्हें उस बिल को कुछ नहीं करना, ना रेटिफाई करने के बारे में सोचे, ना रिजेक्ट करने के बारे में, ना रिटर्न, इन तीनों में से वो कुछ नहीं करेंगे, बस अपने पास बिल पेंडिंग रख लेंगे, कितने लंबे टाइम के लिए भी अगर चाहें तो रख सकते हैं। सी कहता है कि ये जो पावर है प्रेसिडेंट की कि जिसके ऊपर वो कोई एक्शन नहीं लेते बिल के ऊपर, उसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन है 1986 में प्रेसिडेंट जैल सिंह जी ने ये वाली पावर जो थी इसको एक्सरसाइज किया था, यूज किया था विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ये स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ी होगी कहीं एनसीईआरटी में, वैसे है ये, जब पॉकेट वीटो के बारे में डिस्कस किया गया है, तो ये पॉइंट सही है कि जैल सिंह जी ने पॉकेट वीटो का यूज किया था। तो बी, सी और डी तीनों ही सही हुए, आपका इनकरेक्ट में आ गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डायरेक्टली मनी बिल का पॉकेट वीटो के साथ कोई रिलेशन नहीं बनता है, एकदम डायरेक्ट। बाकी सब तीनों जो हैं वो डायरेक्टली पॉकेट वीटो के ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर नंबर ए। 30th क्वेश्चन रुथ मनोरमा जी के बारे में है, ये एक इंडियन वुमेन एक्टिविस्ट हैं। ये करंट अफेयर के ऊपर था क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के ऊपर था। आपको बताना है कि ये किस एरिया में ज्यादा काम करती हैं। तो ध्यान रखेंगे दलित वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए लगातार ये प्रयास करती रहती हैं और न्यूज में भी रहती हैं काफी टाइम। आंसर था ऑप्शन नंबर ए। 31st क्वेश्चन आपका था अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। आपको एक्यूरेट मैच करना था डिफरेंट एक्ट्स को, डिफरेंट प्रोविजंस को जो कि अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट आपके पास अवेलेबल हैं इन द इंडिया। तो देखिए ये थोड़ा सा क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है, इसको हम टफ मान सकते हैं। एक दो अगर आपने एक्ट पढ़े हैं तो आराम से कर लेंगे, लेकिन कुछ इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए तभी आप इसे कर पाते। आपको करेक्ट मैच बताना है। आपने 1955 वाला जो एक्ट है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, इसे पक्का पढ़ा होगा अगर आपने पॉलिटी की तैयारी की है अच्छे से बुक से, ठीक है, क्योंकि बुक्स में ये रेगुलर मेंशन रहता है। 1955 वाला जो एक्ट है वो आपका यही एक्ट है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट। तो डी को 4 के साथ मैच कीजिए, डी यहाँ पे है और यहाँ पे है 4 के साथ, बाकी दोनों ऑप्शन हटा दीजिए। अब आप 50-50 पे आ गए, ठीक है। डी 4 के साथ मैच हो गया। अब उसके बाद आप समझिए 1925 पे चले जाइए, ठीक है। 1925 के बारे में आपको ये लिखा गया है कि मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल जो है 1925 में इंट्रोड्यूस किया गया था और सारे रोड्स और वेल जो कि पब्लिक थे उनको सब लोगों को खोल दिया गया था। अब देखिए ये जो बिल है इसके बारे में भी आपको एनसीईआरटी में स्टेटमेंट मिलेगी। पॉलिटी की एनसीईआरटी है एक जिसमें पूरी आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़े ईयर वाइज बताया गया है, क्या क्या मूवमेंट चली थी, उसमें ये चीज मेंशन की गई है। तो जब आप ये पॉइंट सारे एनसीईआरटी से देखेंगे तो आपको समझ आएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि हर कोई सामने सामने में करेक्ट मैच है। 1923 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी वहां पे अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट मूवमेंट चला था। 25 में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट एक एक्ट लिया था जिसके तहत सारी रोड्स को ओपन कर दिया गया था। 36 में त्रवणकोर टेम्पल एंट्री प्रोक्लामेशन जारी किया गया था। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा टफ मान सकते हैं और हिस्ट्री पॉलिटी का मिक्सचर बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेट्स के ऊपर था। टाइप ऑफ रिट्स आपको कपिल सर की मिल जाएंगी स्टडी आईक्यू के चैनल पे, इन्होंने कवर किए हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से कवर की हुई हैं। तो रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छांटिए सिलेबस से और फिर स्टडी आईक्यू पे सर्च मारेंगे, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, तो वहां से आपकी तैयारी हो सकती थी। तो देखिए रिट के बारे में मैच करना था, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था। आप इसके ऊपर मत जाइए, हम करेक्ट अभी देखेंगे। हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो क्या आपको एक प्रोविजन देती है कि जो भी पर्सन अरेस्ट किया होता है उसको 24 घंटे के अंदर डीएम के सामने आपको पेश करना होता है। ऑप्शन नंबर सॉरी जो आपका पॉइंट नंबर बी है वो थर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बी आपका 3 के साथ या तो यहाँ पे कनेक्टेड है या यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। बाकी सी और ए को हटा दीजिए। अब हम 50-50 पे आ गए।
उसके बाद हम चलते हैं अपनी मैंडेमस की रिट पे। मैंडेमस की रिट का आप पर्पस जो होता है वो बेसिकली ये होता है, उसमें ये बोला होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अपनी लीगल ड्यूटी को नहीं कर रहा, तब आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि ये आपका काम है, इसे कीजिए। एज अ पब्लिक ऑफिशियल आपको ये करना पड़ेगा। तो ये जो रिट है डी वाली, ये ड्यूटी बाउंड है, मतलब ड्यूटी के बारे में बताती है। डी को 1 के साथ कनेक्ट कीजिए। डी वन के साथ कनेक्ट केवल ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी दो रिट का पर्पस मैं आपको समझा देती हूँ। प्रोहिबिशन जो रिट होती है वो किसी भी लोअर कोर्ट को प्रिवेंट करती है कि वो अपने एरिया से बाहर के डोमेन में जाके कोई भी जजमेंट नहीं देगा। जो भी उनके पास अवेलेबल एरिया है, जो भी उसका जुरिस्डिक्शन एरिया है, उसी में केवल अपनी जजमेंट दे। बाहर जाके बाहर मतलब अपनी जुरिस्डिक्शन से जाके वो एक्शन नहीं लेगा। अगर वो लेता है तो उसी इस काम के लिए हायर कोर्ट क्या कर देता है? प्रोहिबिट कर देता है, रोक देता है। फिर आपकी है सर्टियोररी। ये जो आपकी रिट है बेसिकली, इसके तहत जो भी लोअर कोर्ट होते हैं, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से केस अपने हाथ में ले सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं केस को। लोअर कोर्ट से ट्रांसफर करवाया जा सकता है केस को, जो कि केस पेंडिंग है काफी टाइम में लोअर कोर्ट में, और ये ट्रांसफर कहाँ करवाया जाता है? हायर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आपका आंसर जो है, केवल दो अगर आपको रिट पता होती, बी और सी, तो आप बी और डी, तो आप इस पे करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से इंडियन प्रेसिडेंट जो थे वो बिना ऑपोजिशन के ही जीत गए थे? आपको ये बताना है। दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, आपको मैक्सिमम एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलेंगे। 6 to 12 हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। आप अगर अभी भी उसे पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन आए थे। आपके जो एन संजीवा रेड्डी थे बेसिकली, इनको कोई ऑपोजिशन नहीं मिला था। ये सब टर्मोइल जो था उस टाइम पे 1970s के टाइम पे बहुत तगड़ा टर्मोइल चल रहा था, बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट चल रहा था। उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट इलेक्शन में कंफ्लिक्ट होता हुआ आ रहा था, और तब से एन संजीवन रेड्डी का भी बीच में रोल प्ले हो रहा था। और उसके बाद इलेक्शन हुए तो इनको किसी ने अपोज नहीं किया और ये बिना अपोजिशन के ही जीत गए थे, ध्यान रखेंगे। 34th क्वेश्चन पार्लियामेंट के ऊपर है, स्टैटिक क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो अपना कंट्रोल जाहिर करता है उसको किस किस तरीके से कर सकता है। सबसे पहला तरीका है कि वो पॉलिसीज के ऊपर कंट्रोल कर सकता है और सरकार को पार्लियामेंट्री सेशन में क्वेश्चन कर सकता है, डिफरेंट मोशन पेश कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, रेजोल्यूशन कर सकता है। एकदम कॉमन सेंस से इसको सही मान लेते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में यही तो होता है ना, ऑपोजिशन पार्टी वाले या फिर जो पार्लियामेंट में एमपी बैठते हैं वो एग्जीक्यूटिव से यानी कि मिनिस्टर से क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ कितना पैसा गया, ये सब। ठीक है। बी जो है उसमें ये कहा गया कि फाइनेंशियल कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का, क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोल के अंडर पार्लियामेंट बजट पास करता है, ऑडिट करता है। डिफरेंट ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में जमा होती है, फिर पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होता है। फिर मिनिस्टर से पूछा जाता है कि बजट का इतना पैसा था, इसको स्कीम को जारी हुआ था, कहाँ गया, यहाँ ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो बी भी सही है। अब देखिए, ए और बी सही हो गए। आपको कहीं ऐसा दिख रहा है कि ऑप्शन में दिया हो बोथ ए एंड बी? नहीं दिया ना। आपको क्या दिख रहा है? ऑल ऑफ द अबव, जिसमें कि ए और बी एक साथ आ सकते हैं, तो आंसर डी ही है। सी को देखिए चाहे ना देखिए, क्योंकि ए और बी एक साथ केवल डी में ही दिखाई दे रहे हैं। ऑल ऑफ द अबव का मतलब क्या हुआ कि इसमें ए, बी और सी तीनों आएंगे। सी क्या कहता है कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मैटर्स में कमेटी बना के पार्लियामेंट बहुत अच्छा खासा डिटेल्ड कंट्रोल रखता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। सी भी सही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नरेश चंद्र कमेटी के ऊपर है। 2002 में ये कमेटी बेसिकली आपकी आई थी, इंपॉर्टेंट कमेटी है। ये आपकी कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज को एग्जामिन करने के लिए बनाई गई थी। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू अभी भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब टैक्स लगते हैं या फिर कोई घोटाला होता है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो नॉर्म्स हैं वो हमेशा न्यूज में आ जाते हैं। तो इसलिए आर्टिकल में कहीं आया होगा पक्का, नहीं तो अगर आपने स्टैटिक का पोर्शन इकोनॉमी का प्रिपेयर किया है तो आपको पता होगा कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू से रिलेटेड थी। ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसी कमेटी पे आप तुक्का मार के नहीं आंसर पे जा सकते। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगने वाला, क्योंकि अगर आपको ये पता है कमेटी का हल्का फुल्का नाम, तभी इसको कीजिए क्वेश्चन को, वरना नहीं कीजिए। ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रंगराजन पैनल के ऊपर है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। पॉवर्टी एस्टिमेशन पे इनकी एक रिपोर्ट आई थी 2014 में, और बहुत सारे चेंजेस जो थे उस रिपोर्ट में ऑब्जर्व किए गए। कौन से फैक्टर्स थे जिनके हिसाब से इन्होंने पॉवर्टी के बारे में एस्टिमेशन अपनी रिपोर्ट में दिया था?
आपको ये बताना था और आपसे पूछा क्या गया है करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहला है कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अर्बन और रूरल एरिया की मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, यानी कि फूड जो वो लेते हैं, जो भी खाना पीना लेते हैं, कितने कैलोरीज चाहिए, एक गांव में रहने वाले को कितने चाहिए और एक शहर में रहने वाले को कितने चाहिए। तेंदुलकर कमेटी भी आपकी इसी के ऊपर थी, पॉवर्टी के ऊपर। तेंदुलकर कमेटी ने भी यही देख के कि कितना कैलोरी चाहिए उसी बेस पे पॉवर्टी का एस्टिमेशन दिया था। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड है कि नॉन फूड एक्सपेंसेस, यानी कि खाने के अलावा जो खर्चे होते हैं, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये सारे खर्चों को भी इसमें डाला गया, इसको भी कंसिडर किया गया पॉवर्टी एस्टिमेशन में। थर्ड है कि फूड के जो एक्सपेंसेस डाले गए उसमें ये देखा गया कि फूड और प्रोटीन की मात्रा कितनी है, यानी कि अगर कोई प्रोटीन लेना चाहता है तो वो ले पाएगा कि नहीं, या फिर गरीबी की वजह से वो ले ही नहीं पाएगा, तो फूड एक्सपेंसेस में प्रोटीन भी ऐड किया गया। फोर्थ है कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अर्बन और रूरल एरिया का सेपरेटली डिसाइड किया गया कि अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो आपको कितना खर्चा चाहिए महीने का, कितने रुपए, और अगर आप रूरल में रह रहे हैं तो कितना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट के बारे में बोला कि कौन इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर थे जो इस पॉवर्टी एस्टिमेट में डाले गए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही फैक्टर्स थे। क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे भी सोचे नॉर्मली लॉजिकली भी, तो ये सारे पॉइंट्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इससे आपको समझ लग रहा है कि गरीबी कितनी हो सकती है ना, कि कितनी गरीबी रही होगी। अगर आप देख रहे हैं कि फूड में प्रोटीन है कि नहीं, तो समझ पाएंगे गरीबी का लेवल। अगर आप देख रहे हैं कि शहरों में और गांव में इनकम का जो डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है, वो ज्यादा है, तो समझ आएगा कि इनइक्वालिटी भी है और पॉवर्टी भी है। ठीक है, क्योंकि गांव में आपको एक्सपेंडिचर कम मिलता है, कम आप अर्न कर पाते हैं। सिमिलरली फॉर द कैलोरी, इसी तरीके से अगर आप ये देख पा रहे हैं कि सामने वाला बंदा हॉस्पिटल और स्कूल्स में नहीं खर्च कर सकता, बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, तो भी आप समझ जाएंगे कि इससे भी पॉवर्टी का अंदाजा लग सकता है। तो इसको आप लॉजिक से कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये सारे आपको मेथड जो है ये बताएंगे कि पॉवर्टी एस्टिमेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर था, आपको करेक्ट कोड फाइंड आउट करने थे। सबसे पहला पॉइंट जो था वो ये कहता था, वो ये कह रहा था कि कैरिंग कैपेसिटी की एक्सट्रैक्शन जो है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे निर्भर करती है। फिर था कि वेस्ट जो भी हम जनरेट करते हैं एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी में, वो उससे भी इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है। थर्ड था कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को अगर हम कंजर्व करते हैं तो इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर आप किसी रिसोर्स को प्रिजर्व कर रहे हैं तो उससे इन्वायरमेंट खराब कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना। थर्ड तो गलत हो गया बिल्कुल। अगर कुछ भी नहीं आता तो थर्ड गलत है। यहां से हट गया, यहां से हट गया, सी और डी गया क्योंकि इसमें 3 है। फोर्थ है कि नेगेटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिसाइड करते हैं, देखते हैं, तो उससे भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ जो है वो सही है, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आप कैसे मापेंगे? इन्वायरमेंट के नेगेटिव इंपैक्ट को देखते हुए, जितना नेगेटिव इंपैक्ट है उससे समझ आएगा कि इन्वायरमेंट कितना ज्यादा डिग्रेड हो रहा है। बाकी कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्ब की, अगर देखिए वेस्ट जितना जनरेट हो रहा है उससे आप नहीं नाप सकते कि इन्वायरमेंट कितना ज्यादा डिग्रेड हो रहा है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि वेस्ट एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी में जितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, यानी कि अर्थ की कैपेसिटी है वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की, उस कैपेसिटी में जितना वेस्ट जनरेट होता जा रहा है उससे आपको पता लग जाएगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। नहीं पता लगेगा क्योंकि हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में अर्थ की वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा हो, किसी एरिया में कम हो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको नहीं बता सकता, तो 2 भी आपका गलत है। सेकंड को हटा दीजिए, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिससे आपको ये समझ लगता है कि नेगेटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो है उनकी कॉस्ट क्या आती है इन्वायरमेंट पे जब हम करते हैं, बुरा असर डालते हैं तो। ठीक है, तो उस तरीके से आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को समझ सकते हैं, ये रिलेटेड है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी का था, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है ये क्वेश्चन वहां से आया है। तो देखिए आपको बताना था ट्रू स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये डोमेस्टिक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो भी होती हैं कंट्री में उनका रिकॉर्ड रखता है। सेकंड कहता है कि ये ट्रांजैक्शन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का, सर्विसेज का, एसेट का और ट्रांसफर पेमेंट का, ट्रांसफर पेमेंट मतलब फॉरेन एड हो गया, पेंशन होगी, ये सब। ठीक है, गिफ्ट हो गए, इन सारी पेमेंट का भी ये रिकॉर्ड रखता है। थर्ड है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ओपन इंडिकेटर और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि इकोनॉमी कितनी ओपन है। ओपन इकोनॉमी का मतलब कि इस इकोनॉमी में आके कोई भी अपना सामान बेचे, कोई भी खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी मतलब किसी दूसरे कंट्री का भी बंदा। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 सही है। फर्स्ट गलत है क्योंकि फर्स्ट में क्या बोल रहा है वो कि बैलेंस ऑफ
आपको 2 और 3 में क्या दिखाई दे रहा है कि 2-3 में बात हो रही है कि फॉरेन की कंट्री भी आके यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट उस हिसाब से कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। अगर आपको नहीं भी आता ना क्वेश्चन ये टॉपिक तो भी आप आंसर कर सकते थे। 2 और 3 आपस में रिलेटेड स्टेटमेंट है, लेकिन जो फर्स्ट है उसमें ये बोला गया है कि इसमें केवल जो डोमेस्टिकली ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि पूरे इंडिया में जो ट्रांजेक्शन होती है वही देखी जाती है। नहीं, इसमें वो ट्रांजेक्शन देखी जाती है जो कि फॉरेन से भी आने जाने में काम आती है, आई चलाई सब देखी जाती है। तो फर्स्ट इज द रॉन्ग। तो आपका ट्रू में क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 आपका करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लॉजिक अप्लाई करके कर सकते थे अगर आपको कुछ नहीं भी समझ था इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टफ कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले इसमें आपको फाइंड करना था ट्रू, क्या आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे इजी में जाते हैं, सबसे सेकंड स्टेटमेंट देखिए कि एफडीआई इनफ्लो जो है इंडिया का वो 2014-15 से लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है? 1 और 2। क्यों है मैं आपको समझा देती हूँ। 2 सही क्यों हुआ? क्योंकि 2014-15 के बाद से अगर आपने अभी भी न्यूज़पेपर में एफडीआई के बारे में पढ़ा हो तो इंडिया के पास सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रिजर्व हो चुका है, नंबर 1 पे आ गया इंडिया एफडीआई में। ठीक है, तो देखिए ये 2014-15 से लगातार आता आ रहा है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब फर्स्ट पे जाते हैं। फर्स्ट में ये लिखा है कि 2020-21 में हमारा जो टोटल एफडीआई इनफ्लो था वो आपका था $58.37 बिलियन, और ये आपका 2019-20 के कंपैरिजन में 22% ज्यादा था। ये डायरेक्टली न्यूज़पेपर की स्टेटमेंट है। अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे ना, जब हाई एफडीआई हो रहा था तो आर्टिकल्स आ रहे थे बहुत सारे न्यूज में, तो तब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज स्टेटमेंट वहां मिली होगी। ये टफ है थोड़ा क्वेश्चन, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते तुक्का मार के, लेकिन इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही थी। फर्स्ट और सेकंड आपके दोनों ही सही हैं। अब थर्ड की तरफ जाने की जरूरत नहीं बची क्योंकि कहीं पे भी 1, 2, 3 ये ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो थर्ड आपका इसका मतलब गलत है। थर्ड में ये लिखा है कि एफडीआई इनफ्लो जो है वो 2021-22 के पहले 3 महीने में 120% बढ़ चुका है, जबकि ये जो डाटा दिया गया है यहाँ पे जो स्टेटिस्टिक्स है वो गलत है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1 और 2 ओनली। स्टैंड अप इंडिया के बारे में बात करेंगे। स्टैंड अप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा गया ट्रू स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये फैसिलिटेट करती है, अगर किसी एससी या एसटी को लोन लेना होता है बैंक से तो वो इस स्कीम के अंडर जाके ले सकता है। इसके अलावा जो विमेन है अगर वो भी लोन लेना चाहती हैं तो स्टैंड अप इंडिया के अंडर ले सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट एकदम सही है। सेकंड है कि 10 लाख से लेके 50 लाख तक की जो लोन अमाउंट है स्टैंड अप इंडिया के तहत उतनी लोन अमाउंट आपको फैसिलिटेट की जाती है। तो देखिए मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी, देखिए अब यहाँ पे सारी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है ना कि डाटा दिया हुआ है, फैक्ट दिया हुआ है। मैंने आपको ये चीज बोली थी ना कि अगर आपको कुछ नहीं आता, कोई जुगाड़ नहीं बचा, तो 60-40 वाले चांस पे जाइए। 60% केसेस में जो डाटा और फिगर दिया होता है वो गलत होने का चांस होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये जो अमाउंट दिया गया है ना बेसिकली ये आपको गलत दिया गया है। यहाँ पे जो लोन की बात हो रही है वो 10 लाख से केवल 50 लाख नहीं है, ये 1 करोड़ है। यानी कि आप एससी एसटी या फिर अगर विमेन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के आप लोन अमाउंट जो है वो ले सकते हैं। सेकंड को गलत कर दीजिए, सेकंड हटाइए, यहाँ से हट गया सेकंड और यहाँ से हट गया, फर्स्ट सही था। ठीक है, अब थर्ड पे जाइए। ये जो लोन है इसके तहत आप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज सेटअप कर सकते हैं। अब ये लोन आपको दिया क्यों जा रहा है? अगर कोई विमेन है, कोई एससी एसटी कम्युनिटी का बंदा है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, वो लोन ले, अपना एक सेटअप लगाए, एकदम नया सेटअप। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है एकदम नया नकोरा सेटअप। ठीक है, ब्राउन फील्ड होता है जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कुछ और इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। ठीक है, ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए, तो इसके तहत आपको इसमें लोन दिया जाता है। तो आपका 1 और 3 जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ अमाउंट का जो था वो झोल था, अमाउंट 1 करोड़ तक है, इन्होंने 50 लाख लिखा है, तो उसी के तहत आपके दिमाग से खेला गया है। सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, तो ट्रू में आपका 1 और 3 हो जाएगा। 41st क्वेश्चन करंट अफेयर से था, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर था। आपको ये बताना था कि इन सारे स्टेप्स में से कौन सा स्टेप आपका आत्मनिर्भर भारत के अंडर नहीं आता है। ये क्वेश्चन इजी था अगर आपने आत्मनिर्भर भारत अच्छे से पढ़ा है। इसका करेक्ट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत प्राइवेट बैंक्स की बोरोइंग लिमिट्स को इंक्रीज नहीं किया गया है। देखिए इसमें आप लॉजिक अप्लाई कर सकते थे। इसमें जो बात हो रही है ये कहा गया कि आरबीआई जो है
उसको एक पावर दे दी गई कि वो प्राइवेट बैंक को और भी ज्यादा लोन दे सकता है, यानी कि प्राइवेट बैंक की पहले लोन लेने की जो बोरिंग लिमिट थी मान के चलिए वो 5 करोड़ रुपए थी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के तहत उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया कि वो अब 10 करोड़ तक का लोन आरबीआई से ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई इनका आपस में रिलेशनशिप कोई इतना स्ट्रांग तो नहीं है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को ये बोल दे कि आप जाके इसको लोन दीजिए और ये ऑर्डर है, नहीं ना, क्योंकि आरबीआई अपने आप में एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। तो ये पावर आत्मनिर्भर भारत स्कीम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो ये जो लोन की बात हो रही है, बोरोइंग की बात हो रही है, इसका लेना देना सरकार का नहीं है, ये सारा लेन देन आरबीआई का इंडिविजुअल और सेपरेट होता है। तो इसलिए आरबीआई के पास ये जो पावर है, ठीक है, वो आरबीआई डिसाइड करेगा। इस स्कीम के अंदर ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि इनकरेक्ट है। बाकी सारी चीजें जो हैं, बाकी सारे ऑप्शन आप देखिए, सरकार कुछ ना कुछ इसमें कर सकती है, जैसे कि रेगुलेटरी एसेट जो है उनको एलिमिनेट सरकार कर सकती है, कहाँ क्या बनेगा, कहाँ नाली बनेगी, कहाँ मंदिर बनेगा, कहाँ कुछ बनेगा, ये सारी चीजें जो भी बनती हैं ये सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है ना। कहाँ पे आपको स्कूल बनाना है, कहाँ हॉस्पिटल बनाना है, इसको एसेट बोलते हैं। इसका सारा पावर सरकार के पास होता है, तो ये भी कर सकती है आत्मनिर्भर भारत के तहत। डी है कि वन नेशन वन कार्ड दिया जाएगा माइग्रेंट वर्कर को, ये सारी फैसिलिटी भी आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार के पास ही है। कॉमन सेंस से करें हम इस क्वेश्चन को, तो ये भी सरकार कर सकती है। फिर फर्स्ट था कि ग्लोबल टेंडर जो है 200 करोड़ तक के, उनको अभी डिसअलाउ कर दिया गया है, परमिशन नहीं दिया गया, तो ये भी सरकार के पास है पावर, है ना। अगर हम ग्लोबल टेंडर को परमिशन नहीं देंगे तो हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, यानी कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, ग्लोबली वो किसी से इंपोर्ट नहीं करेंगी रॉ मटेरियल, तो इससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, सक्षम बनेंगे। तो ए, सी और डी ये तीनों ही पॉइंट्स आत्मनिर्भर भारत के साथ रिलेटेड है, लेकिन जो बी है वो नहीं है रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको बोला आरबीआई की जो पावर है वो ऑटोनोमस है, आरबीआई डिसाइड करेगा। ऐसा कुछ इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत के अंदर नहीं हुआ है। 42nd क्वेश्चन इकोनॉमी का है। देखिए पल्मारेशो थियल इंडेक्स ये आपने नहीं सुना हो, लेकिन गिनी इंडेक्स आपने डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि ये इंडेक्स आपका इकोनॉमी का बेसिक का पोर्शन है, ठीक है। तो इसलिए इस इंडेक्स के बारे में अगर आपने सुना होता आप इस क्वेश्चन को कर लेते। ये पूछा गया है कि ये सब क्या मेजर करता है। बेसिकली आपको जो चार्ट जो दिखाई दे रहा है इसको हम लॉरेंस कर्व बोलते हैं। इसमें गिनी कॉफिशिएंट होता है, ये आपकी इनइक्वालिटी बताता है। अब किस टाइप की इनइक्वालिटी बताता है? अगर इनइक्वालिटी बताता है तो सी और डी हटा दीजिए, या तो सोशल बताता होगा या इनकम वाली। अब सारी इंडेक्स की अगर हम बात करें, अगर आपको इतना पता है ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो ये सोशल पे क्यों जाएगा, ये इनकम पे ही जाएगा ना। इनकम इनइक्वालिटी बताता है, ये बताता है कि सामने वाले की इनकम में और आपकी इनकम में कितना फर्क है। अगर तो जीरो है वैल्यू तो समझिए कि इक्वालिटी है, अगर जीरो से ज्यादा वैल्यू है और 1 की तरफ जा रहे हैं तो समझिए कि गिनी कॉफिशिएंट की वैल्यू 1 होने पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो ये आपका जो है ये इनकम इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इको टैक्स के ऊपर है। आपको इको टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में बताना था ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। इसके कॉन्टेक्स्ट में जो कमीशन का आंसर आया है वो आया है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, करेक्ट पूछा था। तो देखिए अब हम देखते हैं कि हम इस इको टैक्स को करते कैसे। इको टैक्स के बारे में ये बोला गया कि ये वो टैक्स है जो कि प्राइवेट पार्टीज के ऊपर लगाया जाता है ताकि वो अपने एक्शन के सोशल बर्डन को समझ सके। यानी कि आप एक चीज समझिए, कोई कंपनी है वो केमिकल बनाती है और सारा केमिकल का वेस्ट जो है वो एक नदी में चला जाता है, नदी हो गई खराब। अब उस कंपनी को तो फायदा हुआ इकोनॉमिकली, लेकिन उस नदी के आसपास के लोगों को क्या हुआ, सोशली हार्म हुए वो लोग, ठीक है, सोशली हार्म हुए क्योंकि उनकी हेल्थ खराब होगी। फिर एट द एंड वो वहां से जाना पड़ेगा, उन्हें जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वो नदी नाला बन गई, वो नाले के पास कैसे रहेंगे। तो ये बेसिकली टैक्स एहसास दिलाता है किसी भी प्राइवेट पार्टी को कि उनके एक्शंस का सोशल बर्डन जो है वो उन्हें समझना होगा। उनकी वजह से अगर ये नदी खराब हो रही है तो उन्हें ये रोकना होगा और उन्हें इसकी सफाई करनी होगी, ये सब है, ठीक है। तो इको टैक्स बेसिकली इन्वायरमेंट से और इकोलॉजी से रिलेटेड है, इसको ग्रीन टैक्स भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका सही है। सेकंड है कि पेट्रोलियम के ऊपर अगर आप टैक्स बढ़ा देते हैं तो ये इको टैक्स हो गया। अब पेट्रोल आपको पता है पॉल्यूशन करता है, पेट्रोलियम है ना, जब हम बर्न करते हैं तो पेट्रोलियम से पॉल्यूशन होता है। अगर आप इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो लोग पेट्रोलियम कम यूज करना शुरू करेंगे, हो सकता है ज्यादा सीएनजी की तरफ चले जाएं, अगर वो सस्ती होगी तो हो सकता है साइकिल चलाना शुरू कर दें। तो इसको लगाने से भी आपका इको मतलब जो इन्वायरमेंट है वो इम्प्रूव होगा, इकोलॉजी इम्प्रूव होगी। इको टैक्स का मतलब ही इकोलॉजी को इम्प्रूव करना है। तो पेट्रोलियम के ऊपर अगर हम टैक्स बढ़ा रहे हैं तो वो भी आपका इको टैक्स से रिलेटेड है।
सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। अगर 1 और 2 सही है तो बाकी कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, बाकी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंडर आपको नॉट ट्रू बताना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, ध्यान रखेंगे। इनकरेक्ट में आपसे सबसे पहली बात जो की गई है वो ये की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ना तो किसी कमोडिटी को ऐड कर सकती है ना रिमूव कर सकती है इस इसेंशियल कमोडिटी एक्ट की लिस्ट में। तो इसेंशियल कमोडिटी क्या होती है, जैसे वो कमोडिटी जिनका रेट जो है वो सरकार से पूछे बिना आप ज्यादा नहीं कर सकते, यानी कि किसी को सर्वाइवल की आप ये समझिए कि ऑक्सीजन चाहिए और आप ये समझिए कि ऑक्सीजन बाजार में बिक रही है, हवा में है नहीं, तो ऑक्सीजन तो सबको चाहिए ना, अगर आपके पास नहीं है तो आप जिंदा ही नहीं बचेंगे, वो होगी इसेंशियल कमोडिटी। ये एग्जांपल है वैसे, ठीक है। तो ऑक्सीजन मतलब आपको चाहिए, तो इसको इसेंशियल लिस्ट में डाल देगी सरकार कि ये सबको चाहिए, इसका इतना रेट होगा, इससे ज्यादा में आप नहीं बेचेंगे, उसको हम इसेंशियल कमोडिटी कहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी कमोडिटी को अंदर करे, किसी को भी बाहर मतलब डाल दे इसेंशियल लिस्ट से, उसका सारा जिम्मा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। क्योंकि देखिए कभी हो सकता है टोमेटो या फिर अनियन का रेट बहुत हाई हो गया तो सरकार उसको इसेंशियल में डाल देती है और उसकी होर्डिंग वगैरह रोक देती है ताकि लोगों को सस्ते दरों पे प्याज मिल जाए, और जब रेट नॉर्मल हो जाता है तब फिर इसको लिस्ट से निकाल देती है। ये तो होता ही रहता है ना, प्याज के दाम घटते बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। नॉट ट्रू पूछा है तो 1 इज इनकरेक्ट, तो 1 ऑप्शन में होना चाहिए। 1 कहाँ कहाँ है, एक तो ए में है, एक आपका डी में है, तो बाकी 2 हटा दीजिए क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। सेकेंड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशन या फिर प्रोहिबिशन कर सकती है ऑन द प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी कि इस एक्ट में जो भी आपके प्रोडक्ट बताए गए हैं उनका प्रोडक्शन कितना होगा, सप्लाई कहाँ होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स कौन कौन से एरिया में जाएगा, ये सब सरकार तय कर सकती है। एकदम सही बात है। आप सोचिए प्याज का रेट पूरे इंडिया में नहीं, केवल एक पर्टिकुलर एरिया में कम ज्यादा हो रहा है, तो सरकार केवल उसी एरिया के प्याज वाले रेट को इसेंशियल लिस्ट में डाल देगी, बाकी जगह पे प्याज का रेट नॉर्मल रहेगा जैसे रहता है, पर यहाँ पे वो इसेंशियल में चला जाएगा, ठीक है। तो सरकार डिसाइड करती है कि कहाँ कहाँ प्रोडक्शन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस हिसाब से होगा। सेकेंड पॉइंट आपका सही है। अगर सेकेंड सही है तो यहाँ पे सेकेंड डाला गया है, तो ये तो पॉइंट गया, उड़ गया ये ऑप्शन, क्योंकि सेकेंड इनकरेक्ट नहीं है। इनकरेक्ट आपका बचा केवल ऑप्शन नंबर ए, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड स्टेटमेंट जो है उसमें ये लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर दे सकती है कि इसेंशियल कमोडिटी को हम अंडर द इंस्पेक्शन लेके आ सके, यानी कि इसेंशियल कमोडिटी में जो भी प्रोडक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट उनके इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे सकती है। इंस्पेक्शन क्यों होगा, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा जब कोविड चल रहा था तो बहुत सारे सिलेंडर ऑक्सीजन के जो थे उनकी होर्डिंग चल रही थी, तो आपने अखबार में पढ़ा होगा कि बहुत सारे सिलेंडर छुपा के बेचे जा रहे थे, उसको सरकार ने पकड़ लिया। तो इंस्पेक्शन वगैरह जो है वो सब सरकार के हाथ में होता है, वो रेगुलरली इंस्पेक्ट करती है कि किस इसेंशियल कमोडिटी को ध्यान से लोग होर्डिंग तो नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो क्या एक्शन लेना चाहिए, तो इसलिए ये पावर होती है गवर्नमेंट के पास। तो इनकरेक्ट में आएगा केवल ऑप्शन नंबर 1 और आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग पे था। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें तो इसको आप मॉडरेट से टफ की तरफ कंसिडर कर सकते हैं। देखिए आपसे डिफरेंट व्यू पॉइंट जो थे उसको मैच करने को बोला था एक स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। अब आपको अगर डेफिनेशंस पता है कि लिबरल का मतलब क्या होता है, सिस्टमिक का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, तो आप इसे आराम से कर सकते थे। तो आप यहाँ से स्ट्रक्चरल से अंदाजा लगाइए कि जो एक ढांचे में बनी हुई चीज है उस व्यू पॉइंट को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल व्यू, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो आप थर्ड पॉइंट देखिए कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी जो कंट्रीज में होती हैं उनकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। तो देखिए ढांचे की वजह से अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो हो रहा है, तो वो ढांचा अगर इफेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को, तो वो आपका व्यू क्या होगा, स्ट्रक्चरल व्यू। और किसकी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी की बात हो रही है, डिफरेंट कंट्रीज की। किसी कंट्री में ट्री कंजर्वेशन के लिए स्कीम चलती है, किसी में बिल्कुल नहीं चलती, किसी में क्लाइमेट एक्शन को बहुत स्ट्रिंजेंट मैनर में फॉलो किया जाता है, लेकिन कोई कोई तो क्लाइमेट को कंसीडर ही नहीं करता अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। तो ये आपका स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी वाला बी से मैच हो गया। अब मेरा थर्ड अगर बी से मैच हो गया तो मैं यहाँ 50-50 पे पहुंच गई, या तो ए आंसर हो सकता है या डी, क्योंकि इन दोनों में 3 जो है वो बी से मैच है। उसके बाद देखिए फर्स्ट वाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है
वो हमेशा कंफ्लिक्ट सिचुएशन में होती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के। यानी कि अगर मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो चांसेस है हमेशा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। ये आप एक बात बताइए, आज के टाइम पे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आ चुकी है। ये क्वेश्चन हम कॉमन सेंस से कर रहे हैं, अगर हमने कहीं पे नहीं पढ़ा। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आ चुकी है जिसमें ये चीज बताई गई है कि किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आप एनवायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। ये लेकिन जो डेफिनेशन है इसमें ये बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आता है तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होने का चांस कम हो जाता है या फिर ये इसमें कंफ्लिक्ट में रहता है। तो ये एक सिस्टमिक व्यू है, यानी कि एक पहले से छपा हुआ व्यू है, पहले से माना व्यू है, यानी कि लेटेस्ट व्यू नहीं है। मतलब एक चीज जो चली आ रही है उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक, उसी तरीके से सिस्टम के हिसाब से चली आने वाली चीज। तो एक सिस्टमिक व्यू है जिसमें पहले ये बोला जाता था। तो फर्स्ट को सी से मैच कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब सेकंड देख लीजिए एक बार फॉर द जनरल नॉलेज। सेकंड जो है वो डेफिनेशन ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इन्वायरमेंटल ग्रोथ को भी कैटालाइज करती है। आज के टाइम पे जो बहुत लिबरल होगा, खुले विचारों का होगा, केवल वही ये चीज बोलेगा ना कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी रही है तो हमारे इन्वायरमेंटल ग्रोथ जो है वो भी अपने आप धीरे धीरे होने लग जाएगी। यानी कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इन्वायरमेंट की ग्रोथ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। वरना अगर पुराने ख्याल से देखें तो हम यही समझते हैं कि अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हो कहीं पे तो वहां का इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे लोग ये सोचते हैं कि अगर फैक्ट्री लगा रहे हो तो हो सकता है वो आसपास के एरिया को इतना अच्छा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दे दे जिसके साथ साथ वो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करके दे कि वहां का एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाए। ठीक है, तो आज का पॉइंट ऑफ व्यू लिबरल है। अगर आपको फर्स्ट से नहीं समझ लगता कि सिस्टमिक है या नहीं तो सेकंड से तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सेकंड को मैच कर दीजिए एक के साथ, तब भी आप आंसर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपका, इसके तहत आपके 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा गया कितने गोल्स हैं क्या नहीं, आपको थोड़ा घुमा के पूछा गया। जब भी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स की बात शुरू हुई थी उस एजेंडा के टाइम पे 5P का प्लान चला था। 5P, ठीक है, इसका प्लान चला था। 5P अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और ये 5P हैं क्या, आप यहाँ देख सकते हैं, पीस, पार्टनरशिप, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी और पीपल। अब मैं सपोज कर लेती हूँ कि आपने 5P कहीं पे भी नहीं पढ़े। ठीक है, हमने ये जान लिया कि आपने कहीं पे पढ़े ही नहीं है। तो अब आप ऑप्शंस के हिसाब से जाइए। आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में पीपल की बात कर रहा है, प्रोस्पेरिटी की बात कर रहा है, प्लानिंग की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है, पार्टनरशिप की बात कर रहा है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं 17 के 17 अगर आपने उनको रीड किया होगा तो वहां पे आप ये समझ पाएंगे कि पार्टनरशिप पे जोर बहुत अच्छे से दिया गया है, पीस पे बहुत अच्छे से जोर दिया गया है, प्रोस्पेरिटी के बारे में भी बोला गया है, पीपल के बारे में भी बोला गया है, लेकिन प्लानिंग से ज्यादा फोकस वहां पे इंक्लूसिव कल्चर पे दिया गया है। ठीक है, प्लानिंग पे कोई इतना खास फोकस नहीं दिया गया, प्लानिंग को इतना एम्फेसाइज नहीं किया गया। फिर अगर आप प्लानिंग के साथ नहीं भी जाते, आप सेकेंड ऑप्शन पे जाइए। प्लानिंग से भी ऊपर क्या चीज हो सकती है, अब देखिए बी ऑप्शन में पीपल भी सेम आ गया, पीस भी सेम इसी तरीके का आ गया, प्रोस्पेरिटी भी इसमें आ गया, पार्टनरशिप भी आ गया, लेकिन यहाँ प्लेनेट आ गया। अब यहाँ प्लेनेट है, यहाँ प्लानिंग है, बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जिसका सीधा साधा लेना देना किसके साथ है, धरती के साथ, अर्थ के साथ, है ना। अगर अर्थ के साथ लेना देना है तो प्लानिट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। अगर आपको गेस भी लगाना है तो इसका करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आंसर आता है तो भी आप थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करके जा सकते हैं, तो उससे आपका आंसर जो है वो आराम से पहुंच सकते हो आप आंसर पे। तो ये 5P आपको वैसे भी ध्यान रखने थे अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा था। 47th क्वेश्चन आपका वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम के ऊपर है। तो ये डायरेक्टली करंट अफेयर और स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अगर क्वेश्चन आता था तो आप करते, नहीं आता था तो आप इस पे गेस नहीं लगा सकते थे। वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम का एम है कि वो एग्रीप्रेन्योर्स को असिस्टेंस देगी। अब आपको बताना था वो असिस्टेंस किस फॉर्म की हो सकती है। देखिए अब अगर आप किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए सरकार कभी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है तो वो डिफरेंट फॉर्म की असिस्टेंस होती है। या तो सरकार उस बंदे को लोन देती है इजी इंटरेस्ट पे, या तो सरकार उसको सीधा परसेंटेज मतलब फंडिंग दे देती है और वो फंडिंग कभी उसे वापस नहीं लेनी होती, या फिर अगर उसे इंटरेस्ट मतलब जो लग रहा है उस पे अगर वो ढंग का प्रॉफिट कमा के देती है फर्म
तो सरकार उसका इंटरेस्ट माफ कर देती है या फिर उसका जो पैसा है जो उसने लोन पे लिया है उसे माफ कर देती है। इस तरह के डिफरेंट इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम के तहत किस तरीके का इंसेंटिव था? तो ये आपका इंटरेस्ट फ्री लोन का इंसेंटिव था, यानी कि जो भी लोन आपको चाहिए, अगर आप एग्रीप्रेन्योर बनके एक एग्री फर्म सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोन मिलेगा, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के ऊपर ये क्वेश्चन आया था एंड दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। देखिए, अगर आपने साइंस की या फिर मैं बोल दूं बायोलॉजी की 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ी है, साइंस की तो 6 to 12th ही आप समझ लीजिए आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इस एनसीईआरटी को अगर आपने पढ़ा था तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते थे, क्योंकि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से था। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? ये बताता है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग धरती पे कितना ज्यादा डिपेंडेंट है और धरती के रिसोर्सेज को कितना कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि आप चप्पल में जब अपना पैर डालते हैं तो वो आपका फुटप्रिंट हो गया, ठीक है। अब आप पैर जिस जगह पे डाल रहे हैं वो धरती है, वो अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर आप जितना पैर पसारते जा रहे हैं उतना आपका फुटप्रिंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। जितना आपका फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है उतना अर्थ को नुकसान ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बात यह है कि अर्थ की भी एक कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की चीजों को। लेकिन अगर आप वेस्टेज, अपनी इंटरेस्ट, अपनी हर चीज जो है नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करना, इस सबको बढ़ाते जाएंगे, अपनी एस्पिरेशंस को बढ़ाते जाएंगे धरती को यूज करने के लिए, धरती के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो धरती की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। और ध्यान रखेंगे ह्यूमन मतलब ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है आज के टाइम पे हमारा वो बढ़ चुका है, ठीक है। जितनी अर्थ की कैपेसिटी है एब्जॉर्व करने की उससे ज्यादा हम कंज्यूम करना शुरू कर चुके हैं, इसे हम ओवरशूट बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए ओवरशूट डे भी मनाया जाता है, जिसमें ये साबित होता है कि हमें आज के टाइम पे आदमी को ना एक धरती की जरूरत नहीं है, एक दो धरती चाहिए अगर उसको अपने नीड्स को पूरा करना है। इतना हमारा फुटप्रिंट हो चुका है। इसके ऊपर आर्टिकल्स भी न्यूज में रेगुलर आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था कि ह्यूमन की नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंस कितनी है, ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि डेवलपमेंट मॉडल्स जो होते हैं डिफरेंट, इनकी सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो एक पर्टिकुलर फैक्टर पे होती है, और वो डिपेंडेंसी जो है वो एक प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में। अगर वो एक इस फैक्टर पे डिपेंडेंट है मॉडल तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है फैक्टर। तो वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से डेवलपमेंटल मॉडल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? तो ये आपका एनर्जी आंसर दिया गया है। ये कहा गया है कि अगर हम हैवीली एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं, किसी भी अगर आपको डेवलपमेंट मॉडल को सेटअप करना है या फिर सक्सेसफुल बनाना है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। और ये बोला गया कि एनर्जी पे हैवी डिपेंडेंसी होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब आप चीज बताइए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होगी? इसका आंसर एनर्जी मोस्ट एप्रोप्रिएट कैसे बन रहा है ये समझिए। देखिए, जो एनर्जी है बेसिकली, अगर आप किसी भी फर्म को सेटअप कर रहे हैं या कोई भी चीज आप शुरू करते हैं, वहां पे अगर आप अपने घर में भी बैठे हैं, घर को बनाना शुरू करते हैं, रेनोवेट करना शुरू करते हैं, तो उसमें भी एनर्जी लगेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि बिना मतलब एनर्जी यूजेज के ही घर में रहना शुरू कर दोगे, घर बनना शुरू हो जाएगा। तो हर चीज में मतलब एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। अब हम समझे कि अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप होना चाहती है या फर्म सेटअप होना चाहती है, एक उसके पास डेवलपमेंटल मॉडल है, उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए, यानी कि बिजली चाहिए होगी, है ना। अब वो हमारे पास जो एनर्जी का मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स है आज के टाइम पे वो भी कोल बेस्ड है। अगर ये कोल बेस्ड एनर्जी हम यूज करके इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं या डेवलपमेंट मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये ना केवल हमारे लिए एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव तो रहेगा नहीं आज के टाइम पे। अगर हम चाहते हैं कि अपनी कटौती करें तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि सस्ता सोर्स मिले एनर्जी का, जिससे हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो, मुनाफा ज्यादा हो। हमारे लिए एक तो एक्सपेंसिव है, प्लस केवल हमारा नहीं सोचिए, एक और चीज सोचिए, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसानदायक है ज्यादा एनर्जी का हम अगर यूज कर रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है। बाकी आप तीनों सोर्सेज को कंपेयर कर लीजिए जो दिए हैं ऑप्शन में। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनसे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं हो रहा, पॉलिटिकल पावर से इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं हो रहा, फाइनेंशियल कैपिटल से भी कोई हार्म नहीं होगा। ये बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन आपके डेवलपमेंटल मॉडल्स में नुकसान नहीं करेंगे या फिर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। आप इन पे डिपेंडेंट हैं या नहीं है, इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके मॉडल पे। लेकिन एनर्जी पे अगर आप डिपेंडेंट नहीं हुए तो आपका डेवलपमेंटल मॉडल कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए वो एक प्रॉब्लम है कि अगर हम हैवी डिपेंडेंसी जो इस पे है एनर्जी पे हमारी, वो एक हैम्पर करती है आपके डेवलपमेंटल मॉडल को। ये एक क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा था।
तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का ही था, लेकिन इसमें आपको बहुत इंटेंस लॉजिक लगाना था। इसमें आपको सारे ऑप्शन को एनालाइज करके बेस्ट ऑप्शन चूज करना था। तो एनर्जी एप्रोप्रिएट ऑप्शन लगा सबसे बेस्ट ऑप्शन, तो इसलिए आंसर इसका एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोरल ब्लीचिंग के ऊपर था। देखिए पूछा गया कि मेजर कॉज क्या है कोरल ब्लीचिंग का। ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड सा है थोड़ा, क्योंकि जो आंसर कमीशन ने दिया है वो वार्म वाटर दिया है, लेकिन बहुत जनों को लग रहा है कि इसका आंसर पोल्यूशन हो सकता था, ऑयल स्पिल हो सकता था। अच्छा एक बात बताइए, ये आप वेबसाइट देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन की है, ये आपकी वेबसाइट जो है इसमें कोरल्स के ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल दिया गया है, गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है। यहाँ डायरेक्टली मेंशन है, ये देखिए आप, यहाँ पे बहुत आराम से ये चीज मेंशन की गई है कि वार्म वाटर जो है उनका इफेक्ट जो है कोरल्स पे वो बहुत ही इंटेंस होता है। यहाँ पे बहुत क्लियरली ये चीज मेंशन की गई है। अब आप मुझे बात बताइए, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया मेजर कॉज। अगर आप चारों ऑप्शन स्टडी करें तो चारों ही ऑप्शन किसी ना किसी तरीके से कोरल ब्लीचिंग के लिए कॉज बन सकते हैं, अगर हम उनको इनडायरेक्टली रिलेट कर दें। पॉल्यूशन होता है तो टर्बिडिटी जो है उसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। केमिकल्स बहुत इंटेंस हो जाएंगे उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। हो सकता है बीमारियां हो जाए कोरल्स को, है ना, और वो जूस एंथले को एक्सपेल कर दें। फिर ऑयल स्पिल्स की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि ऑयल स्पिल्स से तो फिशेस वगैरह को भी हार्म होता है। तो ये सारे ही कारण है एक तरीके से, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कारण है। लेकिन आपसे ध्यान रखिए पूछा गया है मेजर कॉज। अगर मेजर कॉज पूछा गया है तो सबसे प्रोमिनेंट ऑथेंटिक सोर्स से भी अगर आप उठा के देखेंगे तो वार्म वाटर होता है। वार्म वाटर जो है वो एप्रोप्रिएट कंडीशन कोरल के लिए, मतलब अगर हम सोचे कोरल कौन से पानी पे ज्यादा उगते हैं या कोरल कौन से पानी में डेवलप होते हैं, तो देखिए कोरल आपका आज के टाइम पे कोल्ड वाटर में भी कोरल्स होते हैं, है ना, ऐसा नहीं है, ठंडे पानी में भी कोरल होते हैं। तो लेकिन अगर इंटेंस ठंडा पानी, बहुत ज्यादा ठंडा पानी हो जाए तो क्या कोरल मर जाता है? नहीं ना, कोरल को कोई नुकसान नहीं होता अगर बहुत ठंडा पानी हो जाए। लेकिन अगर पानी मतलब बहुत गर्म हो जाए, जैसे कि वार्म है जितना चाहिए टेम्परेचर, उससे माइल्ड वार्म है, माइल्ड वार्म से इंटेंस वार्म हो गया या बहुत ज्यादा वार्म हो गया, हॉट हो गया, तो क्या होगा? तो कोरल जो है वो डाई डाउन कर जाते हैं और कोरल ब्लीचिंग होने लग जाती है। तो वार्म वाटर जो है पर्टिकुलरली वो मेजर सोर्स है कि कोरल ब्लीचिंग होती है। इसलिए ये मेजर कॉज के तौर पे आपका करेक्ट और एप्रोप्रिएट आंसर बनता है। तो मेजर कॉज में जो आंसर अगर हम माने तो वार्म वाटर ही है। आज के टाइम पे जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके में जो टेम्परेचर है वो सी का लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आर्टिकल उठा के देख लीजिए न्यूज़पेपर के, डाउन टू अर्थ मैगजीन उठा लीजिए, कोई भी अगर आप सोर्स उठाएंगे, आपका जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पास, वहां पे क्लियर ये चीज मेंशन की गई है कि यहाँ का जो तापमान है पानी का वो बढ़ता जा रहा है और वार्म वाटर होने की वजह से यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग इंटेंस होने लग गई है। ठीक है, तो वार्म वाटर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन जो हैं वो एंड होते हैं। अब नेक्स्ट 25 से मिलेंगे। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कांटेक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।